दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद, मोटिव पता नहीं होता। उनके दिमाग में हमेशा कुछ इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा सालों तक जिंदा रहना मेरे जीवन का लक्ष्य है? क्या ज्यादा पैसा कमाना मेरे जीवन का मकसद है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इकिगाई नाम की किताब में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आज हम आपको इस ऑडियो बुक में इकिगाई बुक समरी के माध्यम से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने के जापानी रहस्य बताने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में निकाल देते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस ऑडियो बुक में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने भरोसेमंद चैनल शक्ति ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने जीवन का मकसद पता होता है और वो अपने मकसद हासिल करने के लिए ही जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में निकाल देते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस ऑडियो बुक में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इकिगाई एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, जिसका कारण है उनका इकिगाई। वहां के लोग अपना हर दिन इकिगाई के हिसाब जीते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली मकसद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र का राज आपके सामने उजागर करना है और साथ ही आपको आपका इकिगाई ढूंढने में मदद करना है। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों, इकिगाई बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इकिगाई बुक के लेखक के बारे में। इकिगाई बुक के लेखक हेक्टर गार्सिया एक प्रसिद्ध लेखक है। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उनके पास स्पेन तथा जापान दोनों देशों की नागरिकता थी। ये इकिगाई के अलावा भी लव इन स्मॉल लेटर्स एंड वाबी साबी जैसी बेस्ट सेलिंग बुक लिख चुके हैं। उन्हें जापानी संस्कृति का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इकिगाई बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई है और इस बुक की अब तक 57 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जाने वाली किताब है। अगर आप दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य जानना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए। चलिए अब इकिगाई बुक समरी के इस लेख में इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के बारे में जानते हैं। इकिगाई का क्या है? इकिगाई मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई मीनिंग इन हिंदी या इकिगाई का क्या मतलब है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो वहां आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे। जैसे सुबह उठने की वजह, रीजन फॉर बीइंग, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सकें। असल में वही काम आपका इकिगाई है। अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें? हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें? दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान लिए समान होता है। आप इन 4 स्टेप्स की मदद से अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई को तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन 4 स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन। क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बेहद पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो?
जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अब यह आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। जैसे ब्लॉगिंग करना मेरा पैशन है, हो सकता है आपका पैशन सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो या फिर कुछ और। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। स्टेप 2, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर हां, तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे ब्लॉगिंग मेरा पैशन है और ब्लॉगिंग के माध्यम से मुझे पैसे भी मिलते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है। स्टेप 3, वोकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को जरूरत है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप्स से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। बढ़ती उम्र में भी युवा रहने की कला आपके अस्तित्व की वजह क्या है? क्या आपको अपने अस्तित्व की असली वजह मालूम है? जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के जीवन का एक इकिगाई होता है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फ्रांस में इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हर इंसान के अंदर छिपा है। कुछ लोगों को उनका इकिगाई मिल जाता है और कुछ उसकी खोज में लगे रहते हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की सुबह उठने की वजह ही उनका इकिगाई होता है। आपके अस्तित्व की असली वजह आपका इकिगाई है। कभी भी रिटायर ना हो, कभी भी अपने आप को रिटायर नहीं समझना चाहिए। जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को हमेशा सक्रिय रखते हैं। जब तक उनका शरीर उनका साथ देता है, तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। 80/65 का रहस्य। क्या आप 80/65 का रहस्य जानते हैं? जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हारा बू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गई एक रिसर्च के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग प्रतिदिन 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 कैलोरी प्रतिदिन खाते हैं। मोआई। जीवन से जुड़ना। मोआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मोआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहां के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अब तक आपने इकिगाई बुक समरी के इस ऑडियो बुक में इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस बुक के अगले अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में इकिगाई से क्या फायदा हो सकता है। उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। कार्यक्षम और युवा शरीर, फिट एंड यंग बॉडी। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर और मन दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर डिपेंड करते हैं। यदि आप हमेशा जवान यंग रहना चाहते हैं तो मन का कार्यक्षम, एफिशिएंट और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको जवान रहने में मदद करता है।
जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें मानसिक व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट्स श्लोमा ब्रेजनेटिज कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्पेनी टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा दुविधा, कंफ्यूजन रहती है, जिसकी वजह से तनाव, टेंशन का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। अगर यह श्रृंखला तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारियां देना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनेटिज ने मानसिक प्रशिक्षण करने के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है और उसे पूरा करने में आपको ज्यादा समय लगता है, साथ ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो वह आपको इतना कठिन नहीं लगता जितना कि पहली बार करने में लगा था। असल में काम तो वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आपके काम को दूसरी बार में आसान बना देते हैं। उस काम को दोबारा करते समय इंसान का पैशन और क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी एक नई छवि उभर कर सामने आती है। दीर्घायु का सबसे बड़ा शत्रु तनाव, स्ट्रेस इज द एनिमी ऑफ लॉन्जेविटी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे की असली वजह तनाव है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। तनाव कैसे काम करता है, हाउ स्ट्रेस वर्क्स। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है और किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है? तनाव मस्तिष्क की याददाश्त, मेमोरी से संबंधित कोशिकाओं पर नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण है चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और रक्तचाप जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का परिणाम असली ही होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। लगातार ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा आता है। लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में उक्त रक्तचाप, बदहजमी, हृदय रोग, हड्डियों का कमजोर होना और मोटापा जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे लोग अपनी वास्तविक उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। इन सभी समस्याओं को आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके जड़ से खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यहां कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जैसे, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है तो आप कुछ देर के लिए खड़े होकर टहलने लगे। प्रत्येक दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। टीवी या मोबाइल पर व्यर्थ बैठने से अच्छा है आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। जंक फूड की बजाय फल और पौष्टिक चीजें खाने की शुरुआत करें। अच्छी नींद लें। सामान्य 7 से 9 घंटे की नींद काफी होती है। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। कोई ऐसा खेल या काम जरूर करें जिससे आपका शरीर मूवमेंट में रहे। युवा रहने का नजरिया, जो लोग अपनी समस्याओं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा देना जानते हैं, ऐसे लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। वर्ष 2014 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर जाने गए
111 वर्षीय वर्ष के अलेक्जेंडर इमिच ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद अपनी लंबी उम्र का राज बताते हुए कहा कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यह एकमात्र वजह नहीं हो सकती, क्योंकि आप कैसा जीवन जीते हैं यह बात भी लंबी उम्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी क्या है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीने का मकसद ढूंढने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना चाहता है तो उसे सुस्त जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में इंसान वो काम नहीं करता जो उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि वो उस काम को करता है जो उसे दूसरों के द्वारा बताया जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग पैसों के लिए जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। हर किसी के पास असाधारण महान कार्य करने की क्षमता होती है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। मोरिता थेरेपी जीवन उद्देश्य के आधार पर जापान में विकसित की गई थेरेपी है। इस थेरेपी में इंसान की भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दिशा देती हैं। मोरिता थेरेपी के 3 मूल सिद्धांत है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, आप जो कर रहे हो वही करें, अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 30 दिन तक चलती है और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। अलग रहना और आराम करना, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण, पेशेवराना थेरेपी, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। स्टेप 1, अलग रहना और आराम करना। शुरुआत में मरीज को 5 से 7 दिनों तक एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे बाहरी चीजों जैसे टीवी, मोबाइल, दोस्त, खेलकूद, परिवार आदि से दूर रखा जाता है। उसे सिर्फ अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में मरीज काम न करने की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाता है और कुछ न कुछ करने के लिए उतावला होने लगता है। इसके बाद इस थेरेपी के दूसरे स्टेप की शुरुआत होती है। स्टेप 2, हल्का पेशेवराना प्रशिक्षण। इस स्टेप में मरीज 5 से 7 दिनों तक चित्रकला, बागवानी, व्यायाम जैसे हल्के फुल्के कार्य करता है। उसे डॉक्टर के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसे अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखने की सलाह दी जाती है। स्टेप 3, पेशेवराना थेरेपी। इस स्टेप में मरीज को 5 से 7 दिनों तक शारीरिक रूप से कुछ कठिन कार्य करने होते हैं। इस चरण में मरीज को दूसरे लोगों के साथ सिर्फ काम के बारे में बात करने की इजाजत दी जाती है। स्टेप 4, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस स्टेप में मरीज को अस्पताल से सामाजिक जीवन में जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इंसान को उसके जीने का उद्देश्य समझाना। अपने हर काम में प्रवाह की खोज करें। कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें? अरस्तु ने कहा है कि हम जैसा करते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। प्रवाह का क्या मतलब है? जब कोई इंसान किसी काम के साथ एक रूप हो जाता है और उस काम को करते वक्त अपना पूरा होश खोकर उसमें खो जाता है, उस अवस्था को प्रवाह कहते हैं। यानी प्रवाह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीता है और तन मन से उस कार्य में जुड़ जाता है। प्रवाह की अवस्था आने पर मनुष्य अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या घट रहा है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस काम को करते समय आप प्रवाह की स्थिति में चले जाएं, वास्तव में वही आपका इकिगाई है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो काम आपको पसंद है उसे करते हुए समय कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं है उसे करते हुए
समय काटे नहीं कटता। किसी भी काम को करते हुए प्रवाह की स्थिति में आने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों का पता होना चाहिए। आपको जरूरी स्किल्स का पता होना चाहिए। आपका मन कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर किसी काम को करते समय आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, तो आप नीचे दिए गए उपाय करके देखें। ये उपाय आपको प्रवाह फ्लो में मदद करेंगे। उपाय 1, मुश्किल काम खोजें, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं। आपको अपने लिए ऐसे काम की तलाश करनी चाहिए जिसे करने में आपको थोड़ी कठिनाई हो। वह काम आराम के दायरे से थोड़ा बाहर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने लिए बेहद आसान काम चुनेंगे तो उसे करने में आपको मजा नहीं आएगा और वह काम कुछ समय बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो अगला काम सॉफ्टवेयर सीखना हो सकता है। अगर आप एक डांसर है तो आप किसी ऐसे स्टेप को सीख सकते हैं जो आपको कठिन लगता हो। जब आप अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से किसी काम को चुनते हैं तो उसे करने में आनंद आने लगता है और हम प्रवाह में आने लगते हैं, और इसका साफ मतलब है कि आप अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। उपाय 2, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। यदि आप प्रवाह में आना चाहते हैं तो आपके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य होना चाहिए, और फिर उस काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। यदि आपके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं है तो यह बिल्कुल ऐसा है मानो आप नक्शे के साथ समुद्र की यात्रा पर निकले हों और आपको यह मालूम नहीं कि पहुंचना कहां है। इसलिए आपके साथ नक्शे के अलावा कंपास भी होना जरूरी है, क्योंकि यह आपको उस जगह पर लेकर जाएगा जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और फिर उसके एक एक टुकड़े पर पूरी ताकत से हमला करें। उपाय 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या है मन का विचलित होना। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग खाना खाते हुए मोबाइल या टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि खाना वास्तव में कैसा था, या उस खाने में नमक कम था या ज्यादा। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि वे एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से अपना समय बचाते हैं, लेकिन यह साबित हो चुका है कि ऐसे लोगों की कार्य क्षमता बाकी लोगों के मुकाबले कम होती है। इसलिए काम करते समय आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पर केंद्रित होना चाहिए। यह प्रवाह हासिल करने की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है। किसी भी काम को कंसंट्रेट होकर करने के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा माहौल, आत्मविश्वास, ध्यान, मेडिटेशन। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। पूरी दुनिया में लगभग 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज्यादा है, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा जापान में है। इकिगाई बुक के इस अध्याय में यह बताया गया है कि दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के बारे में क्या कहना है। आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से जापान के लोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। दीर्घायु लोगों द्वारा बताए गए लंबी उम्र के राज्य कुछ इस प्रकार हैं। सिर्फ अच्छा खाना खाएं, दिन में सिर्फ 2 बार ही भोजन करें, अच्छी नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। जीने की इच्छा शक्ति रखें, नॉन वेज ना खाएं, हमेशा खुश मिजाज रहें, अपने मन और शरीर को हमेशा सक्रिय रखें, मादक पदार्थों का सेवन न करें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें और करते रहें। आप सिर्फ वर्तमान में ही जिएं। अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य खुद अच्छा बन जाएगा। हमेशा टीम भावना के साथ लोगों से मिलजुल कर रहें, अपने जीवन के अंतिम दिनों तक व्यायाम करते रहें, चिंता ना करें, अच्छी आदतें डालें, सिर्फ अच्छे दोस्त बनाएं, हमेशा सकारात्मक रहें। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों का खान पान कैसा होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु वाले लोग जापान में पाए जाते हैं, और जापान के ही ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा लंबी आयु वाले लोग पाए जाते हैं। हम जापान के लोगों के दीर्घायु होने के कुछ राज पहले ही बता चुके हैं।
इस अध्याय में हम बात करेंगे जापान के लोगों की खाद्य संस्कृति, खान पान के बारे में। आखिर जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से वे लंबी आयु तक जीते हैं। आपको बता दें कि जापान का ओकिनावा आइलैंड दुनिया की ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग पाए जाते हैं। उस आइलैंड पर ट्रेन और कार नहीं चलती हैं। वहां के लोग केवल साइकिल से या पैदल ही यात्रा करते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन अपने खाने में 15 ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कुदरती एंटीओक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे टोफू, मिसो, टूना, गाजर, शकरकंद, गोभी, प्याज, गोया, करेला, काली मिर्च, कोम्बू, समुद्री वनस्पति, नोरी, समुद्री शैवाल, हेचिमा, ककड़ी जैसा पदार्थ, सोयाबीन, कच्चा और उबला हुआ, सेम्पिंचा, जैस्मिन की चाय। ओकिनावा आइलैंड के लोग मीठे पकवान और चॉकलेट आदि का बहुत कम प्रयोग करते हैं। यहां के लोग प्रत्येक दिन औसतन 7 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। सेम्पिंचा का राज जापान के ओकिनावा आइलैंड में ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय के मिश्रण से बनी सेम्पिंचा नाम की चाय का प्रयोग करते हैं। इस चाय को पीने के काफी ज्यादा फायदे हैं, जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तनाव कम होता है, हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। ग्रीन टी का राज इस चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। स्टडी से पता चला है कि इस चाय का लंबी उम्र पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इस चाय के काफी सारे फायदे हैं, जैसे ग्रीन टी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, फ्लू से संरक्षण मिलता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है, कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाव होता है। शिकुवासा फल का राज। शिकुवासा नींबू की तरह एक खट्टा फल है। इसका जापान के ओकिनावा थाईलैंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में नोबिलेटिन पाया जाता है जो हमारे शरीर में एंटीओक्सीडेंट्स का काम करता है। शिकुवासा फल में विटामिन बी और सी के अलावा बीटा कैरोटीन और अनेक तरह के फायदेमंद मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जापान के ओकिनावा थाईलैंड के लोगों की लंबी उम्र की एक वजह वहां पाया जाने वाला शिकुवासा फल भी माना जाता है। स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम ब्लू जोन, यानी कि ऐसे स्थान जहां सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसी जगह के लोग अपने जीवन में किसी न किसी गतिविधि में जरूर लगे रहते हैं। चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हल्के फुल्के व्यायाम जरूर करने चाहिए। नीचे आपको ऐसे ही कुछ व्यायाम की जानकारी दी गई है। योग की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। जापान और चीन के लोग भी योग को अपनाते हैं। योग की मदद से इंसान को शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। बुजुर्ग लोगों के लिए यह सबसे अच्छा व्यायाम है। इस व्यायाम को कोई भी कर सकता है। योग का मुख्य उद्देश्य है हमारे मूल धर्म या स्वभाव की पहचान कराना, शारीरिक और मानसिक शुद्ध देवत्व के नजदीक लेकर जाना। रेडियो टाइपो जापान के लोगों द्वारा सुबह के समय किया जाने वाला व्यायाम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना होता है। ताइची ताइजिक्वान नाम से प्रसिद्ध ताइची व्यायाम जापान में काफी पुराने समय से प्रचलित है। बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग है। चीन की सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताइची व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है खुद को और अपने प्रतियोगी को समझना, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना। अगर आप इन व्यायामों को करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर देखकर सीख सकते हैं और अपनी डेली दिनचर्या में इनका प्रयोग कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना कैसे करें? दृढ़ता। किसी काम के पीछे लगे रहना दृढ़ता नहीं है, बल्कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ दुनिया की तरफ देखने का हमारा नजरिया है। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है वह अपने एक इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां उनके विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे उनके सामने समस्याओं का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो जाए, वह अपना इकिगाई नहीं छोड़ते।
समस्याओं का सामना करना ही हमारी असली दृढ़ता है। आपके साथ क्या घटना हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया की। वाबी साबी और इचिगो इचिई इस क्षणभंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में सुंदरता खोजने की कला को जापानी भाषा में वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि परिपूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि करने वाला एक और जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे इचिगो इचिई कहते हैं। इचिगो इचिई का अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और यह चाहकर भी वापस नहीं आता है। जापान के हर तरह के सामाजिक समारोह, सम्मेलन और कार्यक्रमों में इन पंक्तियों का जिक्र किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से अपने दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, ज्यादा विकल्प तैयार करें। क्रिएट मोर ऑप्शंस। जापान के लोगों का अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है। साइड बिजनेस के तौर पर वहां के ज्यादातर लोग सब्जियों का बगीचा लगाते हैं और उस सब्जी को मार्केट में बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। यहां इसका मतलब है कि आपको आय के केवल एक ही स्रोत पर डिपेंड रहने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम कमाने का दूसरा रास्ता भी तैयार रखना चाहिए। जरा सोचकर देखो कि अगर यह अंडों की टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में होता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके परिवार की सारी जरूरतें उसी नौकरी से पूरी होती हैं और किसी कारणवश आपकी वह नौकरी छूट जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हताश न होना पड़े। स्टेप 2, जीवन में छोटे जोखिम जरूर उठाएं। टेक स्मॉल रिस्क्स इन लाइफ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप अपनी शुरुआत छोटे जोखिम उठाकर कर सकते हैं। स्टेप 3, कमजोर बनाने वाली चीजों से हमेशा दूर रहे। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट मेक यू वीक। आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कमजोर बना रही हैं, और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको हर उस चीज से दूर हो जाना चाहिए जो आपको कमजोर बना रही है। इकिगाई के महत्वपूर्ण नियम, 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। ओगिमी लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद इस बुक के लेखक ने हमें इकिगाई के 10 नियम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। हमेशा कार्यरत रहे और कभी भी रिटायर ना हो। जल्दबाजी ना करें, पेट भरकर ना खाएं, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, मुस्कुराएं या खुश मिजाज रहें। अपने अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बनने का प्रयास करें। ईश्वर से जुड़े धन्यवाद दें। वर्तमान में जिए अपना जीवन अपने इकिगाई के मुताबिक जिए। FAQ इकिगाई के 4 नियम क्या हैं? इकिगाई के 4 नियम हैं: पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन। इन चारों नियम से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। इकिगाई का 80% नियम क्या है? जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हाराबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। योग की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? योग की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। ग्रीन टी की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? ग्रीन टी की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। कंक्लूजन। दोस्तों, आज आपने इकिगाई बुक समरी के माध्यम से इकिगाई बुक के बारे में जाना। साथ ही अपने इस बुक में दीर्घायु और खुशहाल जिंदगी जीने के जापानी सीक्रेट के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया होगा। रेडियो टाइपो जापान के लोगों द्वारा सुबह के समय किया जाने वाला व्यायाम है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना होता है। ताइची ताइजिक्वान नाम से प्रसिद्ध ताइची व्यायाम जापान में काफी पुराने समय से प्रचलित है।
बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र किया गया है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग है। चीन की सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। ताई ची व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है खुद को और अपने प्रतियोगी को समझना, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना, स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना। अगर आप इन व्यायामों को करना चाहते हैं तो आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर देखकर सीख सकते हैं और अपनी डेली दिनचर्या में इनका प्रयोग कर सकते हैं। चुनौतियों का सामना कैसे करें? दृढ़ता। किसी काम के पीछे लगे रहना दृढ़ता नहीं है, बल्कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ दुनिया की तरफ देखने का हमारा नजरिया है। जिन लोगों का इकिगाई स्पष्ट होता है वह अपने एक इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां उनके विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे उनके सामने समस्याओं का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो जाए, वह अपना इकिगाई नहीं छोड़ते। समस्याओं का सामना करना ही हमारी असली दृढ़ता है। आपके साथ क्या घटना हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया की। वाबी साबी और इचिगो इचिई इस क्षणभंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में सुंदरता खोजने की कला को जापानी भाषा में वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि परिपूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि करने वाला एक और जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे इचिगो इचिई कहते हैं। इचिगो इचिई का अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और यह चाहकर भी वापस नहीं आता है। जापान के हर तरह के सामाजिक समारोह, सम्मेलन और कार्यक्रमों में इन पंक्तियों का जिक्र किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से अपने दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, ज्यादा विकल्प तैयार करें। क्रिएट मोर ऑप्शंस। जापान के लोगों का अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है। साइड बिजनेस के तौर पर वहां के ज्यादातर लोग सब्जियों का बगीचा लगाते हैं और उस सब्जी को मार्केट में बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए। यहां इसका मतलब है कि आपको आय के केवल एक ही स्रोत पर डिपेंड रहने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम कमाने का दूसरा रास्ता भी तैयार रखना चाहिए। जरा सोचकर देखो कि अगर यह अंडों की टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में होता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके परिवार की सारी जरूरतें उसी नौकरी से पूरी होती हैं और किसी कारणवश आपकी वह नौकरी छूट जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हताश ना होना पड़े। स्टेप 2, जीवन में छोटे जोखिम जरूर उठाएं। टेक स्मॉल रिस्क्स इन लाइफ। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना लें। आप अपनी शुरुआत छोटे जोखिम उठाकर कर सकते हैं। स्टेप 3, कमजोर बनाने वाली चीजों से हमेशा दूर रहे। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट मेक यू वीक। आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कमजोर बना रही हैं, और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको हर उस चीज से दूर हो जाना चाहिए जो आपको कमजोर बना रही है। इकिगाई के महत्वपूर्ण नियम, 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। ओगिमी लोगों से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद इस बुक के लेखक ने हमें इकिगाई के 10 नियम दिए हैं जो इस प्रकार हैं। हमेशा कार्यरत रहे और कभी भी रिटायर ना हो। जल्दबाजी ना करें, पेट भरकर ना खाएं, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, मुस्कुराएं या खुश मिजाज रहें। अपने अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बनने का प्रयास करें। ईश्वर से जुड़े धन्यवाद दें। वर्तमान में जें अपना जीवन अपने इकिगाई के मुताबिक जिएं। FAQ इकिगाई के 4 नियम क्या हैं? इकिगाई के 4 नियम हैं पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन। इन चारों नियम से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु तक जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। इकिगाई का 80% नियम क्या है? जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हारा बू का इस्तेमाल करते हैं।
इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। योग की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? योग की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। ग्रीन टी की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? ग्रीन टी की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। कंक्लूजन। दोस्तों, आज आपने इकिगाई बुक समरी के माध्यम से इकिगाई बुक के बारे में जाना। साथ ही अपने इस बुक में दीर्घायु और खुशहाल जिंदगी जीने के जापानी सीक्रेट के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह ऑडियो बुक कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका इकिगाई क्या है? हमें कमेंट करके बताएं।